Dear students, welcome to RS Academy AKTU. Myself Dr. पुष्पेंद्र कुमार और मैं आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज हमारा लेक्चर है 1.4। 1.3 लेक्चर में हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस यूनिट, क्योंकि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है उसमें सबसे पहले डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था मैटर वेव के बारे में। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली के अनुसार एक मैटर वेव होती है। यदि कोई पार्टिकल मोशन करता है अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली व्हेन ए पार्टिकल इज इन मोशन, when a particle is in motion then a wave is associated with that particle। तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग ये वेव थी उस पार्टिकल के साथ एसोसिएट। दिस इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। When a particle is in motion, then a wave is associated with that particle। यदि कोई पार्टिकल मोशन में है मास का तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। यह डी ब्रोगली ने थ्योरेटिकली बताया था और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। और जो इससे रिलेटेड वेवलेंथ है इस पार्टिकल से वो होगी लैम्डा इक्वल टू h/p या लैम्डा इक्वल टू h/mv। और इसके हमने डिफरेंट चार रिलेशंस फाइंड आउट किए थे। एक था लैम्डा इक्वल टू h/, ये तो था मोमेंटम की टर्म्स में। दूसरा था काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में 2m/e²। तीसरा था हमारा किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, लैम्डा इक्वल टू h/√2m/ev। यदि कोई चार्ज पार्टिकल है और वो v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सेलरेट हुआ है तो ये उसके लिए थी लैम्डा। और चौथा था लैम्डा इक्वल टू h/√3m/kT। दिस इज थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हेन ए पार्टिकल इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम तो उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ ये होगी। यदि कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है, v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को दे दिया आपने, तो वो उस चार्ज पार्टिकल से एसोसिएट जो वेवलेंथ होगी वेव की वो होगी लैम्डा इक्वल टू h/√2m/ev। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था। अब डेविसन एंड जर्मर जो थे उन्होंने इस थ्योरेटिकल बात को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था सबसे पहले। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ मैटर वेव्स वाज गिवन बाय टू अमेरिकन साइंटिस्ट्स डेविसन एंड जर्मर इन 1927। 1927 में डेविसन एंड जर्मर, दो अमेरिकन साइंटिस्टों ने जो डी ब्रोगली की मैटर वेव थी उस मैटर वेव का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। और उन्होंने इसका प्रूफ ही नहीं दिया, दे डू नॉट only confirmation the existence of wave associated with electron but also succeeded in the measuring their wavelengths। उन्होंने उस पार्टिकल से रिलेटेड, ये वाला पार्टिकल जो था m मास का, इससे जब ये मोशन में है v वेलोसिटी से तो इससे एसोसिएट जो वेव है उस वेव की उन्होंने यही नहीं बताया तो उससे एसोसिएट एक वेव है, बल्कि उस वेव की वेवलेंथ भी उन्होंने फाइंड आउट की थी डेविसन एंड जर्मर ने। और ये बड़ा ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट था उस समय। तो ये हमारे पास दिस इज द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ये सेक्शन ऑफ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये डेविसन एंड जर्मर का जो प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था, ये उसकी कंस्ट्रक्शन है। ये एपरेटस था उनके पास। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन बताई गई है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर। ऐसा इस फिगर के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थी साहब। एपरेटस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। एपरेटस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गन रखता है। दिस इज इलेक्ट्रॉन गन, ये वाली जो चीज है दिस इज इलेक्ट्रॉन गन, ये वाली इलेक्ट्रॉन गन है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन में एक फिलामेंट होता है और फिलामेंट जो है वो एक बैटरी के द्वारा जुड़ा रहता है। तो बैटरी जो है उससे चार्ज जाता है, उससे हम इलेक्ट्रिक करंट भेजते हैं तो फिलामेंट गर्म होता है बच्चों। फिलामेंट गर्म होगा तो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बड़ी तेजी के साथ। और सामने रखा है हमारा एनोड, दिस इज एनोड, ये वाला है एनोड। एनोड को हम क्या करते हैं,
एनोड को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो एनोड को हम दे देते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल। किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। ये वाला जो है हमारे पास फिलामेंट, तो हमने ये दे दिया इसके फिलामेंट के रेस्पेक्ट में, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया साहब, पॉजिटिव से जोड़ दिया, इस साइड में पॉजिटिव जोड़ दिया एनोड के, और एनोड का नेगेटिव जोड़ दिया इससे हमने, जो हमारे पास कैथोड था, जिससे निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सीधे जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, हमारे पास एनोड जो है उसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल हम नोन देते हैं, इसकी वैल्यू का हमें पता होता है यहां से, क्योंकि इसको हम वेरी कर सकते हैं एक वोल्टमीटर की सहायता से। वोल्टेज होता है, उसकी सहायता से कितने वोल्ट का पोटेंशियल देना है आप उसको कैलिबर कर सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है यहां से निकलेगा और वो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ तेजी से जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की एक स्ट्रीम सी बन जाएगी और वो स्ट्रीम से यहां जाएगी सीधे। यहां रखा है एक निकिल का क्रिस्टल, दिस इज निकिल क्रिस्टल, ये निकिल का क्रिस्टल रखा है, और वो निकिल के क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन बीम जैसे इंसिडेंट होगी तो वहां से वो स्कैटर्ड हो जाएगी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, ऐसे स्कैटर्ड होगी वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। और हमारे पास है इधर हमारे पास है एक मूविंग स्केल, इसको हम कहते हैं ये इस तरीके से एक स्केल होता है सर्कुलर स्केल, और इसमें मूविंग हमारे पास ये लगा हुआ है मूविंग डिटेक्टर, दिस इज डिटेक्टर, ये इलेक्ट्रॉनों को डिटेक्ट कर लेगा अपनी तरफ, जैसे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे तो इस मूविंग डिटेक्टर को हम 29 डिग्री से लगा करके, इसके यहां से 29, दिस इज 29 डिग्री, तो इस 29 डिग्री से लगा करके इसको 90 डिग्री तक हम रोटेट करा सकते हैं इस सर्कुलर स्केल पर मूविंग डिटेक्टर को। तो इस तरीके से कुछ कंस्ट्रक्शन है इसकी। कहता है, ये बताता है द apparatus consists of electron gun where the electrons are produced. The electron gun consists of a tungsten filament F heated to dull red so that the electron are emitted due to the thermonic emission. इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गन से थर्मोनिक एमिशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हम उसे गर्म कर देते हैं सब पोटेंशियल देकर के। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स एनोड, वो एनोड की तरफ को चलते हैं, चूंकि एनोड को आपने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है, और कैसा नॉन पोटेंशियल, दिस इज नॉन पोटेंशियल, आपने उसको नॉन पोटेंशियल दिया हुआ है एनोड को। उसके बाद कहता है कोलिमेटेड इनटू नैरो बीम बाय मींस ऑफ टू स्लिट्स, और वो एक नैरो बीम की फॉर्म में बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको पहले ही समझा दिया किस तरीके से वो नैरो बीम की फॉर्म में बनते हैं। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टेड फॉल टू द टारगेट टी, वो टारगेट पर इंसिडेंट होते हैं, और वहां से क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्रैक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट होते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। और चूंकि इलेक्ट्रॉनों का डिफ्रैक्शन उस काउंटर ने मेजर कर लिया था, तो यह बात तो यहीं तक प्रूफ हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन यदि मोशन में है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट है। चूंकि डिफ्रैक्शन जो प्रॉपर्टी है बच्चों, वो वेव की प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब साफ है कि इलेक्ट्रॉन जब मोशन में है उसके साथ एक वेव एसोसिएट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्टेड हुआ है, और डिफ्रैक्टेड कौन होता है, वेव। तो इट्स क्लियर दैट। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन तो यहीं तक हो गई, लेकिन वो यहीं नहीं रुके, डेविस एंड जर्मर यहीं नहीं रुके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस डिफ्रैक्टेड वेव की वेवलेंथ भी निकाली, फाइंड आउट की। फिर उन्होंने क्या किया, एक फैराडे सिलेंडर ले लिया जो मूव करता है सर्कुलर ग्रेजुएटेड स्केल एस पर, दिस इज एस, ये है सर्कुलर ग्रेजुएटेड स्केल, ये स्केल है हमारे पास सर्कुलर, इस पर एक फैराडे सिलेंडर जो है वो मूव करता है, इधर से उधर तक मूव करता रहता है। तो हम कोई भी नॉन पोटेंशियल यहां देंगे, कोई भी नॉन पोटेंशियल 10 वोल्ट 20 वोल्ट 50 वोल्ट यहां दिया, और फिर यहां से लगा करके इस काउंटर को यहां तक वेरी करते चले गए, और उसकी इंटेंसिटी वर्सेस इंसिडेंट बीम, यानी कि पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट बीम, हमने उसका ग्राफ देख लिया। ऐसा करेगा ये। कहता है फैराडे सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ 2 वोल्ट्स व्हिच आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड ए रिटार्डेड पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बिटवीन देम सो दैट ओनली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन में एंटर इनसाइड। और हमने क्या किया, फैराडे सिलेंडर जो हमारे पास है उसकी दोनों जो वॉल्स है उन्हें थोड़ा सा रिटार्डेड पोटेंशियल दे दिया, जिससे कि कोई यदि पहले से कोई सुस्त इलेक्ट्रॉन जो इस एक्सपेरिमेंट से यहां से डिफ्रैक्टेड ना हो, पहले से कहीं हो सकता है कहीं इलेक्ट्रॉन हो पहले से 1-2 इलेक्ट्रॉन, वैसे तो हमने इसको एवैक्यूएटेड चैम्बर में बंद किया हुआ है इस पूरे एक्सपेरिमेंट को, लेकिन हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन आ गया हो, तो वो इलेक्ट्रॉन चूंकि वो सुस्त है, उसकी करंट जितनी नहीं है, तो वो ना जा सके उसके अंदर जो डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन है वही जा सके।
तो इस तरीके से हम इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ये थी हमारी इस एक्सपेरिमेंट की कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों ये कंस्ट्रक्शन है हमारी, और ये है हमारे पास दैट, ये फेराडे सिलेंडर हो गया हमारे पास, एंड दिस इज बैटरी बी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये वर्किंग है इसका और रिजल्ट्स, दिस इज द वर्किंग एंड रिजल्ट्स। वर्किंग किस तरीके से करता है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए low oscillating potential is applied to the anode so that a beam of slow electrons emerge from the gun and fall normally on the surface of the crystal। सबसे पहले क्या कहता है? सबसे पहले लो oscillating potential जो है उसको दिया जाता है। किसको? लो oscillating potential देते हैं एनोड को, और एनोड को दे दिया इसने, और जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्लोली इलेक्ट्रॉन्स की निकलेगी, क्योंकि आपने पोटेंशियल कम दिया है तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, आपने पॉजिटिव कम दिया है तो उसे धीरे से खींचेगा, तो स्लो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन गन से जो आते हैं वो नॉर्मली इंसिडेंट होंगे क्रिस्टल के सरफेस पर सबसे पहले। फिर कहता है टू कलेक्ट द डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, और उन डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं किससे? फैराडे सिलेंडर से, जो कि मूव करता है वेरियस पोजीशंस में स्केल एस पर, जो स्केल एस पर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में मूव करता है। द कोरस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर करंट एट ईच पोजीशन इज नोटेड, और जो हमारे पास काउंटर था, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा, यहां से वो डिफ्रैक्टेड हुआ, और वो डिफ्रैक्टेड डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में हुआ बच्चों, तो क्या होगा? यहां से हमने सबसे पहले इसको यहां लगाया था सिलेंडर को, फिर उसके बाद यहां खिसकाया, फिर यहां खिसकाया, फिर यहां खिसकाया, फिर ऐसे खिसकाते चले गए, और हमने क्या किया? हमने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस पर उस एक पोटेंशियल के लिए, नॉन पोटेंशियल के लिए वो वैल्यू देख ली उसकी कि कहां पर वो मैक्सिमम है। फिर उसके बाद कहता है दी ऑब्जर्वेशंस वर रिपीटेड, और इन ऑब्जर्वेशंस को हमने रिपीट किया। किसके लिए? इस पोटेंशियल के लिए। ये यहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल दिया, इसकी वैल्यू बदली हमने बार बार, ठीक है? तो हम इसकी वैल्यू को बार बार बदल के और उस तरीके से उसको एडजस्ट करते हैं कि कितना वहां पर मैक्सिमम डिफ्रैक्शन कब आएगा, वो देखते हैं हम इसके लिए। The observations were repeated, हमने उस ऑब्जर्वेशन को बार बार रिपीट कर लिया इसी तरीके से। पहले मान लीजिए हमने उसको दिया 40 वोल्ट का पोटेंशियल, फिर 44 का दिया, फिर 48 का दिया, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल्स दिए उसने डेविसन एंड जर्मर ने। तो डेविसन एंड जर्मर ने सबसे पहले क्या दिया? 40 वोल्ट का पोटेंशियल। तो 40 वोल्ट के पोटेंशियल पर इंसिडेंट बीम वर्सेस पोटेंशियल उसने ग्राफ खींचा। इंसिडेंट बीम वर्सेस पोटेंशियल का मतलब है कि यहां उसने वेरिंग पोटेंशियल दिया, भाई एक पोटेंशियल नोन था 44 वोल्ट का, यहां पोटेंशियल दे दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहां से डिफ्रैक्टेड हुआ डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो उसकी इंटेंसिटी इसने ऑब्जर्व कर ली, ठीक है? ये हमारे पास दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ है हमारे पास पहला 40 वोल्ट पर इस तरीके से ग्राफ आएगा, बिल्कुल स्मूथ कर्व आया हमारे पास। उसके बाद फिर उसने उसको क्या किया? उसने उसको फिर और नॉन पोटेंशियल दिया, दूसरा पोटेंशियल दे दिया। दूसरा पोटेंशियल है 44 वोल्ट। तो जैसे ही 44 वोल्ट का पोटेंशियल मिला तो कर्व में थोड़ा सा एक बंप सा आना शुरू हो गया। देखिए दिस इज अ बंप, ऐसे आएगा, एक छोटा सा बंप सा आया कर्व में। उसके बाद फिर उसने दिया उसको 48 वोल्ट पोटेंशियल, तो थोड़ा सा बंप बढ़ गया ऊपर की तरफ, शिफ्ट भी हुआ थोड़ा सा ऊपर की तरफ। फिर उसने उसको दिया 54 वोल्ट का पोटेंशियल। 54 वोल्ट के पोटेंशियल पर सबसे ज्यादा बंप आया, और ये एंगल था 50 डिग्री और वोल्टेज था 54 वोल्ट। ये आपको याद रखना है साहब, ये आपको याद रखना है कि किस वोल्ट पर ज्यादा पोटेंशियल है। ये था हमारा पोटेंशियल जो था वो था 54 वोल्ट, और जो हमारे पास ये था एंगल जो आया था वो 50 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री एंगल पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्टेड हुई है, और 54 वोल्ट का पोटेंशियल था 54 वोल्ट का, जिस पर वो सबसे ज्यादा डिफ्रैक्टेड हुई है। उसके बाद उसने 60 वोल्ट किया तो डिफ्रैक्शन थोड़ा ऐसा आया, इससे कम गया, थोड़ा सा कम हो गया, घट गया इससे। नेक्स्ट 64 वोल्ट पर इस तरीके से आया, और जब उसने 68 वोल्ट का पोटेंशियल किया तो बंप गायब हो गया। तो ये हमारे पास कुछ उसने कंक्लूजन्स निकाले डेविसन एंड जर्मर ने, और वो 3 कंक्लूजन मैन थे। आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपको हमेशा।
आप वर्किंग में थोड़ा कम भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ये 7 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटे, ये ग्राफ 1 2 3 4 5 6 7 7 कर्व है मेरे पास, और सातों कर्व आपको सही से याद कर लेने हैं। बड़े सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए आपने ऐसा ड्रॉ किया, इधर आपने लिख दिया इंसिडेंट बीम, इधर आपने लिख दिया V वोल्ट पोटेंशियल, और आपने लिख दिया कितने वोल्ट का दिया जी आपने, सबसे पहले 40 वोल्ट, और ऐसे कर्व खींच दिया। उसके बाद बच्चों आपने क्या किया, फिर उसके बाद आपने 44 वोल्ट पे दिया, तो 44 वोल्ट का मैंने यहां खींच दिया, लो इस तरीके से। फिर आया कितना, फिर उसके बाद है 48 वोल्ट, दिस इज 44 वोल्ट, थोड़ा सा इससे ऊपर उठ गया, फिर 54 वोल्ट इस तरीके से आएगा, और ये एंगल तो हो जाएगा 50 का, और ये है 54 वोल्ट, मैक्सिमम इसी पाएगा। उसके बाद फिर बंप जो है 68 वोल्ट पर बंप गायब भी हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है बच्चों कि 68 वोल्ट पर बंप जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन्स मेरे तीन कंक्लूजन्स थे मेरे। विद इंक्रीजिंग, कहता है फर्स्ट, विद इंक्रीजिंग पोटेंशियल्स द बंप मूव्स अपवर्ड। जैसे ही आप पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे, भाई आपने पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज किया 40 से 44, 44 से आपने 48, 48 से 50, 54, 60, तो सबसे पहले जब आप पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे तो बंप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, ऊपर की तरफ मूव किया। तो पहला पॉइंट यही था, विद इंक्रीज पोटेंशियल द बंप मूव्स अपवर्ड। दूसरा पॉइंट, द बंप्स बिकम्स मोस्ट प्रेमिनेंट फॉर द कर्व 54 वोल्ट एट थीटा इक्वल टू 50 डिग्री। ये वाली चीज, कर्व जो है, बंप जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट हो गया 54 वोल्ट के पोटेंशियल पर, 54 वोल्ट पोटेंशियल पर, और एंगल कितना था 50 डिग्री। मैं इसको फाई एंगल कह देता हूं, दिस इज फाई एंगल, थीटा की जगह फाई कहता हूं उसको। 50 डिग्री के एंगल पर वो मैक्सिमम था साहब। उसके बाद कहता है एट हायर पोटेंशियल्स, फिर जब आपने और ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाया, देखिए तीनों पॉइंट इसी में है कंक्लूजन के। पहला पॉइंट, आपने पोटेंशियल बढ़ाया तो बंप ऊपर की तरफ मूव किया बंप ने। दूसरा पॉइंट 54 वोल्ट पर 50 डिग्री एंगल पर मैक्सिमम आया। तीसरा पॉइंट, जब आपने पोटेंशियल को और ज्यादा बढ़ाया तो बंप उसके बाद डिक्रीज हुआ और 68 वोल्ट पर डिसअपियर हो गया। एट हायर पोटेंशियल्स द बंप ग्रेजुअली डिसअपियर हो गया बंप। तो इसका मतलब साफ है कि 54 वोल्ट पर जो वेवलेंथ है उसकी वो मैक्सिमम संभावना है पाए जाने की पार्टिकल के। तो ये एक छोटा सा हमारे पास एक फिगर है। इस तरीके से हमने क्या किया, क्योंकि क्रिस्टल की फॉर्मेशन को हम ऐसा मानते हैं, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। ऐसे क्रिस्टल में ऐसे एटम्स रखे होते हैं, क्रिस्टल का मतलब है सिस्टमैटिक तरीके से एटम्स रखे होते हैं, तो इसमें भी सिस्टमैटिक रखे हुए हैं एटम्स। यह है निकिल का क्रिस्टल, और निकिल के क्रिस्टल में सिस्टमैटिक तरीके से एटम रखे हुए हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बीम आई थी वो इधर से आ रही थी साहब, इधर से इलेक्ट्रॉन बीम आई और वो किसी एटम से टकराई, और एटम से टकराने के बाद इधर को डिफ्रैक्टेड हो गई साहब। ये ऐसे आई और ऐसे डिफ्रैक्टेड हो गई इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये है मेरे पास स्कैटरिंग एंगल, दिस इज फाई स्कैटरिंग एंगल। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे क्योंकि ब्रैग्स की कंडीशन में अप्लाई करूंगा बाद में, पहले मैं ऐसा कर लेता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो वेवलेंथ होगी, इलेक्ट्रॉन से संबंधित, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी वो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, या एच अपॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो मैं जानता हूं √2m ईवी होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अब मेरा लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू रख दी 6 पॉइंट, बल्कि एच की वैल्यू हमें तो इलेक्ट्रॉन के लिए सीधा फॉर्मूला पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में अभी डिस्कस भी किया था, इस लेक्चर में भी शुरू में, और लास्ट लेक्चर में मैंने इसी पे छोड़ा था कि इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा जो है वो 12.28 अपॉन √v और सीधा एंगस्ट्रॉम में निकलेगा। तो 12.28 अपॉन
ये हमारे पास 54 वोल्ट, 54 वोल्ट एंगस्ट्रोम में आएगा सीधे आंसर। तो लैम्डा इक्वल टू आ गया मेरे पास 1.67 एंगस्ट्रोम। एक लैम्डा तो उसने निकाला यहां से डेविसन एंड जर्मर ने, और दूसरा लैम्डा फाइंड आउट किया उसने ब्रैग्स कंडीशन से। ब्रैग्स कंडीशंस क्या कहती है? ब्रैग्स कंडीशन कहती है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब हमारे पास फाई तो आ गया था, कितना फाई आया था हमारे पास 50 डिग्री, तो अब ये तो आ गया 50 डिग्री। मैं जानता हूं दिस होल एंगल इज 180, ये पूरा का पूरा एंगल बच्चों 180 डिग्री का है साहब, ठीक है। इसमें से ये एंगल चला गया, ये एंगल हो गया मेरा 50 डिग्री, तो बचा ये एंगल और ये एंगल, और ये दोनों एंगल होंगे इक्विवेलेंट। तो मैं इसको कह देता हूं थोड़ी देर के लिए थीटा, तो वो भी थीटा हो जाएगा। तो मैं कह देता हूं थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 180। तो मैं कहता हूं 2 थीटा प्लस 50 इक्वल टू 180, या मैं कहता हूं 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 50, कितना बच गया 130 डिग्री, 2 थीटा, और थीटा बराबर आ गया मेरा 130 अपॉन 5 इक्वल टू 65 डिग्री। तो थीटा मेरे पास यहां से निकल गया बच्चों, दिस इज थीटा। थीटा निकालने का यह तरीका है, ये एंगल फाई था तो मुझे चाहिए थीटा, तो थीटा मेरा निकल गया इतना। अब थीटा मेरा आ गया तो मैं इस रिलेशन में रख दूंगा 2 इंटू डी है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, डी इज इक्वल टू इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। यानी कि अंतराण्विक दूरी, एक एटम से दूसरे एटम के बीच की दूरी है डी। ये इसका मतलब है डी जो है यहां से लगा करके, और ये वाली है डी, और ये निकिल के क्रिस्टल में हमें पता है इसकी वैल्यू होती है डी इक्वल टू, निकिल के क्रिस्टल के लिए डी इक्वल टू होता है 0.91 एंगस्ट्रोम, और ये लगभग लगभग 1 एंगस्ट्रोम के ऑर्डर का होता है बच्चों। मैं इसे कभी याद नहीं करता ना, बच्चों को कहता बस तू याद कर ले भाई, नहीं आप याद मत करो इसको। आप क्या करो, आप डी इक्वल टू 1 एंगस्ट्रोम याद रखो, तो मैं डी की वैल्यू 1 ही रख रहा हूं इंटू साइन 65, एन है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ये मैं ले रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रैक्शन। तो लैम्डा तो मेरे पास आ जाएगा यहां से लैम्डा इक्वल टू, जब मैं इस कैलकुलेशन को करूंगा वो तो आएगा लैम्डा इक्वल टू 65 एंगस्ट्रोम, which is well agreement, which is well agreement with the de Broglie hypothesis, जो कि डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस से वेल एग्रीमेंट करता है। देखिए डेविसन एंड जर्मर ने क्या किया, डेविसन एंड जर्मर ने इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्रैक्टेड कराया, और डिफ्रैक्टेड कराने के बाद उसे कैप्चर कर लिया उस काउंटर की सहायता से। उसके बाद यही नहीं रुके डेविसन एंड जर्मर, उन्होंने डी ब्रोगली का अजम्पशन लगा करके उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट की, और फिर उस वेवलेंथ का दोबारा से कंफर्मेशन किया उन्होंने ब्रैग्स लॉ के द्वारा। और ब्रैग्स लॉ क्या कहता है, ब्रैग्स लॉ कहता है 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, थीटा इक्वल टू था 65 डिग्री, तो लैम्डा बराबर आ गया 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा और ये लैम्डा बिल्कुल सेम आ रहे हैं साहब। इसका मतलब साफ है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बाय द डेविसन एंड जर्मर। ओके, ये डेविसन एंड जर्मर द्वारा एक्सपेरिमेंटल फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था किसका, मैटर वेव का। तो मैं लिख सकता हूं दिस इज, मैं लिख देता हूं रिजल्ट में, दिस इज रिजल्ट
आप भी इसी तरीके से लिख देना वहां एग्जाम में। रिजल्ट में मैं लिख रहा हूं इसको, थोड़ा सही सा लिख देता हूं। रिजल्ट लिखते हैं, दिस इज रिजल्ट। दिस इज वेल एग्रीमेंट this is well agreement with the de Broglie hypothesis. Thus we can say that an moving electron is behaves like a wave. And this is the confirmation of de Broglie matter wave. This is confirmation of de Broglie matter wave. बस बच्चों इतना ही था ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। वेरी इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। कई बार ये 7 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये 2024 एकेटीयू के एग्जाम में इवन सेमेस्टर में 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, और कई बार ये 7 नंबर में पूछा जाता है। कई बार ये 2 नंबर का इस तरीके से ऐसा पूछ लेता है 2 नंबर में कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या प्रदर्शित करते हैं, क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो डेविसन एंड जर्मर क्या करते हैं, आपको सिर्फ ये 2 लाइनें लिखनी है बस, ये निचले वाली। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट कंफर्म द डी ब्रोगली मैटर वेव, ये वाला 2 नंबर में आपको ये लिख देना है। दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ de Broglie matter wave. Okay, all the best. This is the